हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 64। वर्कशीट नंबर 64 सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट है और आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 1 फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित प्रश्नों की पुनरावृत्ति करेंगे। यह वर्कशीट है क्लास 9th का। वर्कशीट है 10 दिसंबर 2020 का। तो बच्चों यहाँ देखिए, कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें जानने हैं। पहला प्रश्न हमारा है, जैकोबीन क्लब के सदस्य कौन थे? हमें बताना है जैकोबीन क्लब के सदस्य कौन थे। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर होगा हमारा, जैकोबीन क्लब के सदस्य दुकानदार तथा कारीगर थे, समाज का कम समृद्ध हिस्सा था और काश्तकार तथा गरीब मजदूर थे। तो ये हो गया बच्चों प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। दूसरा प्रश्न हमारा है, फ्रांसीसी क्रांति में योगदान देने वाले किन्हीं दो दार्शनिकों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। हमें दो दार्शनिकों का संक्षिप्त परिचय देना है जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति में अपना योगदान दिया। तो बच्चों प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा जॉन लॉक। जॉन लॉक ने राजा की दैवीय शक्ति को नकारा और साथ ही सम्राट के अधिकारों को चुनौती दी। तो ये किसने किया? जॉन लॉक ने। दूसरे रूसो। रूसो जनता के अधिकारों का पक्षधर था और उसने जनता को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। तो बच्चों ये है प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। तीसरा प्रश्न हमारा है, ओलंप दे गूंज कौन थी? तो बच्चों ओलंप दे गूंज जो थी वह एक फ्रांसीसी लेखिका थी और वह महिला के अधिकारों का समर्थन करती थी। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर है, ओलंप दे गूंज एक फ्रांसीसी लेखिका थी। वह महिला अधिकारों की समर्थक थी और साथ ही उनका सबसे प्रसिद्ध काम था महिलाओं के अधिकारों और महिला नागरिक घोषणा पत्र तैयार करना। ये उनका प्रसिद्ध काम था। चौथा प्रश्न हमारा है, रोबेस्पियर के शासनकाल को आतंक का राज क्यों कहा जाता था? तो बच्चों आतंक का राज क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसने अपने शासनकाल में क्या किया था? चर्चों को बंद करवा दिया था और जो भवन था उसको बैरक में तब्दील कर दिया था। बैरक यानी जहाँ सैनिक रहते हैं, सैनिक छावनी कह सकते हैं आप उसको। तो वह क्या किया था? बड़े बड़े भवनों को बैरक में तब्दील कर दिया था और साथ ही उसकी जो नीतियाँ थी वह बहुत ही सख्त थी। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर देखिए बच्चों, रोबेस्पियर ने चर्चों को बंद करा दिया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को सख्ती से लागू किया। उसके 1 साल के शासनकाल में हजारों व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया गया, जिसके कारण उसके सहयोगी भी उसके दुश्मन बन गए। जो उसका सहयोगी था वह भी किसका दुश्मन बन गया? रोबेस्पियर का। अगला प्रश्न हमारा है, फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था? हमें बताना है महिलाओं का जीवन कैसा था। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं था। कामकाजी महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था। तो महिला और पुरुषों में बहुत ही भेदभाव था। चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा हमारा, महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं था। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे, यानी उन्हें मौका नहीं दिया जाता था पढ़ने लिखने का। साथ ही कामकाजी महिलाओं की मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाएं भी उतना ही मेहनत करती थी जितना पुरुष, लेकिन उन्हें जो है वो पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दिया जाता था। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। तो देखिए बच्चों, तीसरा स्टेट कहने का अर्थ है कि उस वर्ग की महिलाएं जो कि मजदूर वर्ग होते थे वह अपना जीवन निर्वाह के लिए क्या करते थे? काम किया करते थे। उसके बाद है
वे सिलाई बुनाई कपड़ों की धुलाई करती थीं, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थीं अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थीं। तो महिलाओं की स्थिति जो थी वह बेहतर नहीं थी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। प्रश्न संख्या 6 हमारा है, फ्रांस के 3 स्टेट का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो बच्चों, फ्रांस में 3 स्टेट थे। प्रथम स्टेट जो था वह था पादरी वर्ग का, और दूसरा स्टेट कुलीन वर्ग का था। तीसरा जो था बच्चों वह मजदूर वर्ग का था। तो इस प्रकार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में इसे बांटा गया था। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्रथम स्टेट, फ्रांस में प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग को शामिल किया जाता था। इनका देश की 10% भूमि पर नियंत्रण था। इन्हें सरकारी करों से छूट प्राप्त थी। द्वितीय स्टेट में कौन थे? कुलीन वर्ग। तो दूसरे स्टेट में कुलीन शामिल थे, इन्हें भी कर देने से छूट प्राप्त थी। और तृतीय स्टेट में थे मजदूर वर्ग। तो तृतीय स्टेट में व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर एवं दास आते थे। वे केवल तृतीय स्टेट को सभी कर देने पड़ते थे। 7वां प्रश्न हमारा है, दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति का क्या महत्व है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर हो जाएगा, यह विश्व का पहला ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे विचारों को अपनाया। इसने राष्ट्रवादी आंदोलन तथा राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया। इसने देश के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की अवधारणा का प्रचार किया, जो बाद में कानून के सम्मुख लोगों की समानता की धारणा का आधार बना। तो बच्चों, जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है आप उसका उत्तर पॉइंट में ही दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? अब हमें बताने हैं फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या क्या थे। तो बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति के कारण जो हैं वह अनेक हैं, जैसे महंगाई, लोगों की दयनीय स्थिति, बेरोजगारी और तृतीय स्टेट को सभी कर देने पड़ते थे। तो ये सभी मुख्य कारण थे किसके? फ्रांसीसी क्रांति के। चलिए हम प्रश्न संख्या 8 का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर यहाँ है, लुई 16वें के समय महंगाई चरम पर थी। लगातार युद्धों के कारण अशांति बनी हुई थी तथा शाही खजाना जो है वह खाली था। किसानों का हालत जो था वह कैसा था? दयनीय था। तृतीय स्टेट को सभी कर देने पड़ते थे, क्योंकि प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आता था जिसे कोई कर नहीं देना पड़ता था, और दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग होते थे, उन्हें भी कोई कर नहीं देना पड़ता था, क्योंकि कर में छूट थी उन्हें। आगे देखिए, देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही थी। अकाल तथा बढ़ती जनसंख्या के कारण देश में अनाजों की कमी हो गई थी। लुई 16वां की अयोग्यता, ये सभी जो है वह मुख्य कारण था फ्रांस की क्रांति के लिए। तो बच्चों, ये सभी मुख्य कारण हैं फ्रांस की क्रांति के। अगला प्रश्न हमारा है, लुई 16वां के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो चलिए बच्चों इसका उत्तर देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर है, लुई 16वां के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। क्यों खराब थी? क्योंकि शाही खजाना जो है वह खत्म हो गया था। शाही खजाना खाली हो चुका था। लगातार युद्ध में उलझे रहने के कारण खर्चे बहुत बढ़ गए थे। अकाल के कारण आर्थिक हालत और भी बिगड़ गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन क्या था? संख्या 10 का उत्तर है हमारा, फ्रांस में जैकोबिन सरकार के पतन के बाद संविधान में चुनी हुई परिषद के शासन की व्यवस्था की गई।
यह परिषद 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका थी जिसे डायरेक्टरी कहा जाता था। डायरेक्टरी शासन का प्रयोग भी असफल रहा। अगला प्रश्न है बच्चों, 100 कुलांत कौन थे? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 11 का उत्तर हो जाएगा, जैकोबिन क्लब के सदस्य कामगारों की तरह बिना घुटने वाली धारीदार पतलून पहनते थे। ऐसा अपने आप को कुलीनों से अलग करने के लिए किया गया था। इसी पोशाक के कारण उन्हें 100 कुलांत भी कहा जाता था। प्रश्न संख्या 12 हमारा है, राजतंत्र और गणतंत्र सरकार में क्या प्रमुख अंतर है? राजतंत्र कहने का अर्थ है बच्चों, राजा के हाथ में जो तंत्र होता है यानी जो शासन होता है उसे कहते हैं राजतंत्र। और गणतंत्र कहने का अर्थ है जो शासन जनता के हाथ में होता है और जनता के लिए होता है उसे हम गणतंत्र कहते हैं। चलिए इसका भी उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर हो जाएगा हमारा राजतंत्र। राजतंत्र का अर्थ है राजा का शासन। राजतंत्र शासन में देश का प्रमुख सम्राट होता है और यह जन्म पर आधारित पद होता है, जैसे मुगल शासक। जैसे बच्चों अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर मुगल शासक बना, जहांगीर के बाद शाहजहां, इसी तरह आगे उनका वंश बढ़ता चला गया। तो राजतंत्र यानी राजाओं का शासन। अब देखिए गणतंत्र। गणतंत्र, गणतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। गणतंत्र में देश का मुखिया जनता द्वारा चुना जाता है, जैसे राष्ट्रपति। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 12 का उत्तर। प्रश्न संख्या 13 हमारा है, 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की क्या स्थिति थी? इसका अंत किस प्रकार हुआ? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 13 का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, दासों की स्थिति। सबसे पहले हम दासों की स्थिति के बारे में बताएंगे। तो फ्रांस में दासों की स्थिति जो थी वह दयनीय थी। उन्हें किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे, उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं दिया जाता था और अत्यधिक कार्य करवाए जाते थे। दास प्रथा का अंत। अब दास प्रथा का अंत कैसे हुआ वह देखिए। 1794 ईस्वी में कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशकों में स्थिति दासों को मुक्त करने संबंधी कानून पारित कर दिया। यह कानून मात्र 10 वर्ष तक लागू रहा। 10 वर्ष बाद 1804 में नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया। तो बच्चों ये है प्रश्न संख्या 13 का उत्तर। प्रश्न संख्या 14 हमारा है, लुई 16वां के अंत के बाद फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र कब और किस प्रकार बना? तो चलिए इसका उत्तर भी देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा, 1978 में फ्रांस को संवैधानिक राजतंत्र घोषित किया गया। शक्तियों को कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में विभाजित कर दिया गया और साथ ही सम्राट के अधिकार सीमित कर दिए गए। अगला प्रश्न हमारा है, फ्रांस की राजनीति में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका को लिखिए। तो बच्चों नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका अहम रही फ्रांस की राजनीति में। तो चलिए देखते हैं इसकी भूमिका के बारे में। तो बच्चों प्रश्न संख्या 15 का उत्तर हो जाएगा, नेपोलियन ने राजतंत्र की पुनः स्थापना की। नेपोलियन ने जन्म आधारित विशेषाधिकार खत्म कर दिए। उसने कानून की समानता स्थापित की। उसने सामंती प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने परिवहन, संचार व्यवस्था तथा व्यापार में भी सुधार किया। ये था बच्चों प्रश्न संख्या 15 का उत्तर। तो बच्चों आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।